एक बार की बात है, एक रानी थी जो एक राज्य पर शासन करती थी। उनके पति का निधन हो गया था और उनके पास एक बेटी थी, राजकुमारी एमेलिंडा। एमेलिंडा की शादी की उम्र हो गई थी और वो समय के साथ खूबसूरत होती जा रही थी। एमेलिंडा, तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। तुम्हें पड़ोसी राज्य कोलंबिया के राजा से शादी करनी होगी। रानी ने अपने हाथ में से एक सोने का हार निकाला। इस हार पे एक सूर्य का प्रतीक बना हुआ था और ये चमक रहा था। ये तुम्हारी सगाई के लिए हार है। ये मैं अब तुम्हें देती हूँ। उसने हार राजकुमारी की गर्दन पर डाला, जो कि बहुत चमक रहा था। तुम इस हार के साथ उस राज्य में जाओगी। अगले दिन राजकुमारी कोलंबिया राज्य के महल में जाने के लिए तैयार हुई। राजकुमारी की नौकरानी सोना को भी उसके साथ जाना था। एमेलिंडा और सोना एक एक घोड़े पर बैठ गईं। राजकुमारी का घोड़ा फलादा था, जो बहुत ही चतुर घोड़ा था। सोना का घोड़ा एक सामान्य घोड़ा था। ये एक परियों द्वारा अभिमंत्रित जादुई दुपट्टा है। इस दुपट्टे को रखो, ये वहाँ पर आपकी रक्षा करेगा। हाँ माँ, मैं इसका ध्यान रखूंगी। इसी बीच नौकरानी सोना ने भी रानी के सभी निर्देशों को सुना और याद कर लिया। एमेलिंडा ने भावुक होकर अपनी माँ को अलविदा कहा और फलादा और नौकरानी के साथ चल पड़ी। लंबे समय तक यात्रा करने के बाद एमेलिंडा को बहुत गर्मी और प्यास लग रही थी। रानी द्वारा तैयार किए गए भोजन और पेय के बारे में पूछने के लिए वो सोना की ओर मुड़ी। सोना, मुझे थोड़ा पानी दो। ये पानी मेरे लिए है। सामने एक पानी की टंकी है। यदि आप प्यासी हैं तो जाइए और अपने लिए पानी ले लीजिए। मैं आपकी सेवक नहीं हूँ। सोना के इस व्यवहार पर राजकुमारी को बहुत हैरानी हुई, लेकिन क्योंकि वो बहुत प्यासी थी तो उसे पानी पीने के लिए खुद ही जाना पड़ा। अरे बेचारी राजकुमारी, अगर आपकी माँ को इस बारे में पता चलेगा तो वो बहुत दुखी होंगी। ये ठीक है, चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। एमेलिंडा बहुत कोमल और धैर्यवान थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। वो घोड़े पर बैठ गई और अपनी यात्रा जारी रखी। लंबा सफर तय करने के बाद दोनों एक साफ झरने के पास पहुँची। सोना, कृपया मुझे पानी दो, जो मेरी माँ ने मेरे लिए तैयार किया था। लेकिन अब तक नौकरानी और भी घमंडी हो गई थी और वो राजकुमारी पर चिल्लाई। ये पानी मेरा है। यदि आप प्यासी हैं तो झरने पर जाके पानी पीजिए। और फिर मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ। एक बार फिर एमेलिंडा उदास होकर घोड़े से उतरी। वो झरने किनारे पर पानी पीने के लिए नीचे झुकी। बेचारी तुम राजकुमारी, अगर तुम्हारी माँ को ये पता होता तो उनका दिल टूट जाता। ये नौकरानी अच्छी नहीं है, आपको सावधान रहना होगा। आगे मत झुकना। अरे, मैं गिर रहा हूँ। जैसे ही राजकुमारी पानी पीने के लिए नीचे झुकी, उसका दुपट्टा सर पर से फिसलकर झरने में गिर गया और पानी के साथ बह गया। ओह, मेरा दुपट्टा! क्योंकि राजकुमारी ने अपना जादुई दुपट्टा खो दिया था और लंबे समय से न भोजन खाया था न पानी पिया था। वो बहुत कमजोर हो गई थी और खुद का बचाव करने में असमर्थ थी। अरे, ये मुझे क्या हुआ? मुझे ऐसा लगता है कि मुझ में अब हिम्मत ही नहीं बची। हाँ, अब तुम कमजोर हो गई हो। मैं अब राजकुमारी हूँ। तुम मुझे अब अपने गहने और कपड़े दे दो। सोना ने जबरन राजकुमारी की जगह ले ली। मजबूर एमेलिंडा को सोना की हर बात माननी पड़ी। और तुम कसम खाओ कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ के जंगली जानवरों का भोजन बनने के लिए छोड़ दूंगी। कसम खाओ अभी। कोई अन्य विकल्प नहीं होने के कारण राजकुमारी एमेलिंडा को अपनी जान की कसम खाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब से मैं फलादा की सवारी करूंगी और वो पुराना घोड़ा तुम्हारा होगा। थकी हुई राजकुमारी एमेलिंडा ने अपना
सिर हिलाया। फलादा ने सब कुछ सुन लिया था। उसने नौकरानी को ले जाना जारी रखा क्योंकि उसे डर था कि सोना राजकुमारी को नुकसान पहुंचाएगी। सोना फलादा पर बैठी और अमेलिंडा को सोना के घोड़े पर बैठना पड़ा। लंबी यात्रा के बाद दोनों युवा राजा डेरेक के महल में पहुँचे। उन्हें देख राजा बहुत खुश हुआ। ये सोचकर कि सोना उसकी मंगेतर है, राजा खुशी से सोना की तरफ गया और पूछा, आप राजकुमारी हैं, मेरी मंगेतर है ना? हाँ प्रिय, मैं सोना हूँ। और मैं डेरेक हूँ। मेरे महल में आपका स्वागत है। उसके बाद डेरेक ने अमेलिंडा को एक बदसूरत गंदी नौकरानी के कपड़ों में देखा। उसके बाल और चेहरे बहुत गंदे और धूल भरे थे। तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है? वो मेरी नौकरानी है। मैंने उसे यहाँ मेरे साथ आने की अनुमति दी। वो बहुत आलसी है, इसीलिए आपको उससे बहुत काम करवाना चाहिए। लेकिन मेरे पास उसे काम करवाने के लिए कुछ भी नहीं है। वहाँ एक आदमी है, मेरे हंसों की देख रेख कर रहा है, तो उसे उसकी मदद करने दो। चतुर फलादा कहीं राजा को उसकी सच्चाई न बता दे, इस डर से सोना ने घोड़े से छुटकारा पाने की योजना बनाई। प्रिय, मैं तुमसे एक बात और पूछना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा, मेरी राजकुमारी। अपने सैनिकों को बोल मेरे इस घोड़े को कहीं बाहर भेज दो। ये एक गुस्सैल घोड़ा है, मुझे इससे डर लगता है। ठीक है, आप जो चाहे मैं वो करूँगा। अमेलिंडा ने सब कुछ देखा, लेकिन वो असहाय, कुछ भी करने में असमर्थ थी। अगली सुबह राजकुमारी अमेलिंडा हंसों की देखरेख करने वाले के साथ घास के मैदान में गई। उसका नाम कुर्द था। अमेलिंडा अभी भी दुखी थी क्योंकि उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं था। आने वाले कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। कुर्द को जब लगा कि अमेलिंडा उदास रहती है, तो उसे खुश करने के लिए एक योजना बनाई। चलो शहर के बाहर हंसों को ले जाते हैं। ठीक है। कुर्द और अमेलिंडा हंसों को शहर से बाहर ले गए। एक दिन शहर के बाहर घास के मैदान के रास्ते पर अमेलिंडा एक अस्तबल के पास से गुजर रही थी, तो उसने एक आवाज सुनी। राजकुमारी एमेलिंडा। राजकुमारी चौंक गई। सावधानी से चारों ओर देख रही थी, लेकिन उसको कोई नहीं दिखा। राजकुमारी बहुत हैरान हो गई थी। अमेलिंडा अभी भी उस आवाज के बारे में सोची थी जो उसने सुनी थी। मुझे कुर्द को थोड़ी देर के लिए दूर भेजने का रास्ता ढूंढना होगा। अरे हवा, कृपया कुर्द की टोपी उड़ा दो। जब तक मैं यहाँ वापस नहीं आती, उसी टोपी का पीछा करना होगा। तुरंत एक तेज हवा ने कुर्द की टोपी को उड़ा दिया। टोपी पकड़ने के लिए उसे भागना पड़ा। अमेलिंडा तुरंत अस्तबल की ओर दौड़ी। जब अमेलिंडा अस्तबल पहुंची तो फिर से वही आवाज सुनी। राजकुमारी एमेलिंडा, मेरी प्यारी राजकुमारी, तुम यहाँ हो? अमेलिंडा जानने की कोशिश कर रही थी कि ये आवाज किसकी है। तभी उसने फलादा को देखा। वो खुश और हैरान दोनों थी। ओह, तुम यहाँ हो फलादा? हाँ राजकुमारी, मैं फलादा हूँ। तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं असल में एक बात करने वाला घोड़ा था। चुड़ैल के अभिशाप के बाद मैं लंबे समय तक नहीं बोल पाया। अमेलिंडा बहुत खुश थी। उसने फलादा को गले लगाया। फलादा ने राजकुमारी को देखा और आहें भरी। मेरी राजकुमारी, अगर रानी सच्चाई जानती तो वो बहुत दुखी होती। आपके साथ ही अच्छा नहीं हुआ। अगले दिन अमेलिंडा और कुर्द हंसों को मैदान में दोबारा ले गए। अमेलिंडा ने कहा, प्रिय हवा, कृपया कुर्द की टोपी उड़ा दो ताकि मैं फलादा को देख पाऊं। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, एक तेज हवा ने कुर्द की टोपी को उड़ा दिया। कुर्द जल्दी से अपनी टोपी पाने के लिए भागा। ये हवा कितना परेशान कर रही है। जब कुर्द अपनी टोपी का पीछा कर रहा था, अमेलिंडा तुरंत अस्तबल की तरफ गई। ओह मेरी राजकुमारी, आप फिर से यहाँ वापस आ गई। ये बहुत अनुचित है। यहाँ कोई नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। ओह मेरी राजकुमारी, अगर आपकी माँ को पता होता तो उनका दिल ही टूट जाता। कुर्द
अभी भी अपनी टोपी का पीछा कर रहा था जो हवा में उड़ गई थी। कुर्द ने ध्यान नहीं दिया, इसीलिए वो नहीं जानता था कि राजा डेरेक भी उसकी की ओर बढ़ रहा था। राजा डेरेक ने कुर्द की टोपी पकड़ ली। आश्चर्यचकित कुर्द रुक गया और राजा को झुककर प्रणाम किया। नमस्ते महामहिम। आप जल्दी में क्यों हैं? कुर्द ने राजा को सारी अजीबोगरीब बातें बताई जो हुई थीं, जिसे सुनकर राजा बहुत उत्सुक हो गया। ठीक है, बस वापस जाओ और नाटक करो कि कोई समस्या नहीं है। अगली सुबह राजा डेरेक घास के मैदान के पास पहुँचे, जहाँ कुर्द और अमेलिंडा हंसों को घुमा रहे थे। डेरेक एक झाड़ी के पीछे छिप गया और उसने सब कुछ देखा। प्रिय हवा, कृपया तेज से बहो और कुर्द की टोपी को उड़ा दो और मैं फलादा को देख पाऊँ। एक तेज हवा फिर से आई और कुर्द की टोपी को दूर ले गई। कुर्द ने फिर उसका पीछा किया। डेरेक ने अमेलिंडा को घोड़े के अस्तबल की ओर भागते देखा, इसीलिए उसने भी चुपके से अमेलिंडा का पीछा किया और अस्तबल तक पहुंचा। राजकुमारी एमिलिंडा, आप यहाँ फिर आ गई। फलादा, तुम आज कैसे हो? मैं ठीक हूँ राजकुमारी। मुझे आपकी चिंता थी। यदि रानी को सब पता चलता तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती। मेरे बारे में चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूंगी। डेरेक ने अमेलिंडा और फलादा की बातचीत सुन ली थी। उनकी कहानी सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उस रात जब अमेलिंडा और कुर्द शहर लौट आए तो राजा ने अमेलिंडा को अपने महल में मिलने के लिए बुलाया। युवा राजा ने उससे पूछा कि वो ऐसी अजीब चीजें क्यों कर रही है। महामहिम, मैंने अपने जीवन की कसम खाई है कि मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगी। आपके साथ ऐसी नीच हरकत किसने की? मुझे माफ करना, लेकिन मैं किसी को नहीं बता सकती। ठीक है, अगर ऐसा है तो आप मेरे कमरे में चिमनी से बात कर सकती हैं। अमेलिंडा राजा के कमरे में चिमनी पर पहुंची। राजकुमारी बहुत दुखी, उसने चिमनी को अपनी पूरी कहानी बताई। प्रिय चिमनी, मुझे छोड़ दिया गया था और अब मेरे साथ कोई नहीं है। केवल तुम मेरी बातें सुन रहे हो। मैं पड़ोसी राज्य से असली राजकुमारी हूँ। मेरी माँ ने मुझे यहाँ राजा से शादी करने के लिए भेजा, लेकिन डेरेक दरवाजे के बाहर खड़े होकर सब कुछ सुन रहा था। वो बहुत आश्चर्यचकित था। रास्ते में दुष्ट नौकरानी ने मुझे उसके साथ स्थिति बदलने के लिए मजबूर किया। उसने मुझे कसम खाने के लिए भी मजबूर कर दिया कि अगर मैंने कभी किसी को बताया तो मैं मर जाऊंगी। यहाँ मुझे हर समय देख रेख करनी पड़ती है। अगर रानी मेरी माँ को पता चला तो वो बहुत दुखी होगी। डेरेक तुरंत कमरे में गया और राजकुमारी अमेलिंडा के हाथों को पकड़ा। अमेलिंडा हैरान रह गई। मैंने सब सुना है। तुम असली राजकुमारी हो। तुमको दुखी करने के लिए मुझे खेद है। अमेलिंडा की खुशी के आंसू फूट पड़े। डेरेक ने अमेलिंडा को गले लगाया और उसे सांत्वना दी। अब एक शानदार पोशाक पहन कर आओ। हम आज रात महल में भोज में जाएंगे। अमेलिंडा ने डेरेक के सुझाव पर हामी में सिर हिलाया। अपने कपड़े बदलने के बाद अमेलिंडा राजा डेरेक के सामने आई। पूरे कमरे में उसकी सुंदरता की चमक थी। डेरेक बहुत खुश था और महल में भोज में जाने के लिए डेरेक ने अमेलिंडा का हाथ पकड़ा और सभागार की तरफ चल पड़ा। सोना अमेलिंडा और राजा डेरेक को साथ देखकर बहुत हैरान और परेशान थी। भोज शुरू होने से पहले राजा डेरेक ने सोना से एक प्रश्न पूछा। भोज शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है सोना। हाँ, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने स्वामी को धमकी देता है और उसे धोखा देता है तो वो किस सजा का हकदार है? हाँ, वो अपने पूरे जीवन के लिए कैद होने का हकदार है। वो व्यक्ति आप हैं। रक्षक कहाँ है? इसे गिरफ्तार करो और तुरंत जेल में डाल दो। युवा राजा ने पहरेदारों को सोना को आजीवन कैद में रखने का आदेश दिया। अंत में कई गलतफहमियों के बाद राजकुमारी अमेलिंडा और राजा डेरेक ने एक बहुत बड़ी शादी का आयोजन किया और बाद में खुशी खुशी